बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात की कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पास दो कॉइल थे। एक में जो है करंट में चेंज आती थी, जिसकी वजह से दूसरे कॉइल में जो है हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती थी। आज जो है उसी की बेस के ऊपर, उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है जो डिवाइस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसफार्मर। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। सो अ ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एन एसी वोल्टेज और करंट लेवल। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है, ये जो है हमारे लिए या तो वोल्टेज और करंट के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा होता है या वोल्टेज और करंट लेवल को डिक्रीज़ कर रहा होता है। आप लोगों ने जो है ट्रांसफार्मर को तो देखे होंगे, आपके घरों के सामने जो है खंभों पे लगे हुए होते हैं वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी जो है इमेज भी जो है, पिक्चर भी नज़र आ रही होगी कि ट्रांसफार्मर किस किस्म का होता है। तो अब हमने जो है ये डिस्कस करना है कि ट्रांसफार्मर कितने किस्म के होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, हमें किस तरह जो आउटपुट पे वोल्टेज वगैरह मिल रही होती है। तो पहले तो हमारे पास डिफिनीशन हो गई कि ये वो डिवाइस होता है जो हमारे लिए या तो करंट को इंक्रीज़ कर रहा होता है या डिक्रीज़ कर रहा होता है लेवल, या वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। ये दो काम करता है, या तो करंट और वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ या करंट और वोल्टेज लेवल को डिक्रीज़। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी बताया। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल। हमारे पास क्या है कि हमारे म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि एक कॉइल में हमारे पास करंट में चेंज आ रहा होता है, जिसकी वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती है, किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक आयरन कोर होता है, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा होता है, ये आयरन कोर होता है। ये हमने इस तरह मटेरियल यूज़ किया हुआ होता है जो कि मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, इन्हांस करता है। ठीक है, जो जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, इस तरह की जो है मटेरियल हम यूज़ करते हैं। इससे हम यहाँ पे आयरन कोर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जल्दी मैग्नेटाइज भी होता है, जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। मीन्स मैग्नेटाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो कायल होते हैं। एक साइड में हमारे पास कायल होता है, दूसरे साइड पे कायल होता है। जो इसके साथ यहाँ पे हमने एसी सोर्स लगाया हुआ, ये हमारे पास एसी सोर्स का सिंबल है। ये हमारे पास की है स्विच या की से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसको हम प्राइमरी कायल कहते हैं, जो कि एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, वो प्राइमरी होता है। और जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड होते हैं या जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी कायल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, इसके ऊपर हम इस तरह वायर्स को घुमाते हैं, ठीक है, वूंड करते हैं, तो कितने टाइम्स हमने उसको वूंड किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरह। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नंबर ऑफ टर्न्स का नाम देते हैं। क्योंकि यहाँ पे पी मैंने लिखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे हमने लिखा है एन एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारे पास है वीपी का मतलब क्या है, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे हमारे पास है वीएस, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अगर हम करंट की भी बात करें, करंट की, तो यहाँ पे जो करंट होगा उसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि यहाँ पे जो करंट होगा उसको फिर हम आईएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। ये तो हमारे पास हो गई ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के हमारे पास स्टूडेंट दो टाइप्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे को हम नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेप अप एंड व्हाट इज स्टेप डाउन। तो उसके साथ साथ हम जो है ये ट्रांसफार्मर की जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो उसको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नाम ही से जाहिर है, स्टेप अप मीन्स ऊंचा करना, ज़्यादा करना, इंक्रीज करना। तो अब देखो यहाँ पे कि अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर
in which number of turns in secondary coil means ns is greater than number of turns in primary coil means np is called step up transformer. या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कहते हैं कि a type of transformer in which voltage in secondary coil Vs is greater than voltage in primary coil Vp is called a step up transformer. क्या हुआ मतलब कि अगर हमारे पास वो ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में क्या हो, ज्यादा हो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, नंबर ऑफ टर्न्स ns जो है np से अगर ज्यादा है तो फिर इस किस्म के ट्रांसफार्मर को हम क्या नाम देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है. या दूसरे अल्फाज में जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है या सेकेंडरी वोल्टेज है वो क्या हो, इनपुट या प्राइमरी वोल्टेज से क्या हो, ज्यादा हो, तो इस ट्रांसफार्मर को फिर हम क्या नाम देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. मतलब यहाँ पे मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, ns इज ग्रेटर देन np, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. या जिस हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल. इज इट क्लियर? तो ये जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास सेकेंडरी में क्या है, ज्यादा मैंने बनाया है, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में क्या बनाए, कम बनाए. तो इस ट्रांसफार्मर को स्टूडेंट हम नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ये जो ये स्टूडेंट यूज होता है अक्सर जो हमारे पास पावर स्टेशन है जहाँ पे पावर बनती है, वोल्टेज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, फॉर एग्जांपल डैम वगैरह पे जहाँ पे पावर स्टेशन बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए वोल्टेज को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है. ये तो बात हो गई हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की. ये बात जहन में रखो, ये MCQs में आता है, याद रखें. ये हमारे पास दोनों MCQs है कि हमारे पास NS अगर ग्रेटर है NP से तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. या VS जो ग्रेटर होगा VP से तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप. एक तरीका हो गया MCQs का. या दूसरा तरीका इस तरह आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी रेशियो क्या होती है, NS इज ग्रेटर देन NP, NS is less than NP, NS is equal to NP, या none of this. Is it clear? तो ये दो किस्म के जो है MCQs आ सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो ये आपने ध्यान में रखने होंगे. अब जो है हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. नाउ स्टूडेंट, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करते हैं. नंबर सेकेंड, step down transformer. So a type of transformer in which number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil is called a step down transformer. Or a type of transformer in which voltage in primary coil Vp is greater than voltage in secondary coil Vs is called a step down transformer. मतलब वो ट्रांसफार्मर, ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, ज्यादा हो सेकेंडरी से, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. तो फिर इस किस्म के ट्रांसफार्मर को हम नाम देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. या दूसरे अल्फाज में हमारे पास जो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल है वो क्या हो, ज्यादा हो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल से, तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इस केस में फॉर एग्जांपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होते हैं, जो हमारे घरों के सामने खंभों पे लगी हुई होती है, सारे के सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. क्यों? क्योंकि इसके इनपुट पे जो हमारे पास वोल्टेज होता है ना, वो 11,000 लाइन को जो है वोल्ट को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा होता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है. अब देखो इनपुट वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, कम है. तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम. अगर हमारे पास वोल्टेज, या हम चलो नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उस साइड पे वोल्टेज भी कम होगा. अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उस साइड पे नंबर वोल्टेज भी जो है वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा. तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, NP इज ग्रेटर देन, प्रीवियस में हमने लिखा था NS इज ग्रेटर देन NP, इससे हमारे पास क्या, NP इज ग्रेटर देन NS एंड VP इज ग्रेटर देन VS. इज इट क्लियर? तो ये आपने जहन में रखना होगा. ये अगेन MCQs आ गए कि हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, वो ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे पास टर्न्स रेशियो जो है उसमें प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या हो, ज्यादा हो सेकेंडरी से, या प्राइमरी वोल्टेज जो है वो क्या हो, सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा हो. या इस तरह भी हम कहते हैं, एक तरीके से MCQs आ जाता है, दूसरे तरीके से MCQs क्या आ जाता है कि हमारे पास जो है अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज्यादा है, ठीक है,
प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड सो ऑन। तो ये आपने ध्यान में रख, तो ये 2 MCQ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आ गए और 2 MCQ स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आ गए। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर की बात होगी। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट वर्किंग की बात करें, यहाँ पे हमने वर्किंग की बात नहीं की। फर्स्ट अगर हम जो है यहाँ पे देखें, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस को, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हेन हमारे पास यहाँ पे जब इस की को हम क्लोज कर लेते हैं तो इसमें अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसके क्रॉस जो हमारे पास क्या आएंगे, फील्ड लाइन जो इसमें से पास होंगे और उसकी वजह से हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे की क्लोज है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि इस की को हमने ऑन और ऑफ करना होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एसी सोर्स है, इज इट क्लियर, दिस इज द सिंबल फॉर एसी सोर्स। अब एसी में अगर आप सिग्नल को देखें तो ये खुद ब खुद इंक्रीज और डिक्रीज होती है। हमारे पास जो एसी सिग्नल होती है ना वो इस तरह, ठीक है, इस तरह होती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, उसमें वैल्यू खुद ब खुद जो है मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमें कंटिन्यूसली आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। सो जब हम इस की को क्लोज कर लेते हैं तो यहाँ से जो है एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं वो पास होता है, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आते हैं। तो उस वेरिएशंस की वजह से हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है या वोल्टेज हमारे पास, दूसरे अल्फाज में हम उसको वोल्टेज का नाम देते हैं, तो वो वोल्टेज हमारे पास आ जाता है। सिमिलरली इस केस में भी वही बात है कि जब हम इस की को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, वो हमें वोल्टेज मिल रहा होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब हम जो ये इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं जो ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जब आप पेपर करते हो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं तो उसी जो है इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं ट्रांसफार्मर का। तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये है कि Vs डिवाइडेड बाई Vp इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाई Np। ये आपने इक्वेशन जो है ज़हन में रखना होगा कि अगर Vs डिवाइडेड बाई Vp इज इक्वल टू Ns डिवाइड, Vs यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे Ns ऊपर है, यहाँ पे Vp नीचे, यहाँ पे Np नीचे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना होगा, 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अक्सर स्टूडेंट फिर ये कहते हैं कि सर इसका जो है आपने प्रूफ नहीं बताया। अक्सर जो है वो फिर वीडियोस में कमेंट करते हैं कि सर प्रूफ क्यों नहीं बताया, आप प्रूफ करके बताएं कि इसका प्रूफ कहाँ है। तो ये प्रूफ जो है सेकेंड ईयर में है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर लेवल में है, मैट्रिक क्लास में नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने वो प्रूफ भी किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास। अगर आप आप में से प्रूफ जो है वो सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं यहाँ पे। और सेकेंड ईयर वाले अगर स्टूडेंट है तो उन्होंने तो मस्ट इसको लिखना होगा। तो देखो हमारे पास जो है प्रूफ ये किस तरह आया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ जो स्टूडेंट हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें मैंने जो है फेराडे लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है। असल में ये फेराडे लॉ ही है, लेकिन यहाँ पे इस मैट्रिक क्लास में इसको जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया है। सेकेंड ईयर में इसको फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो फेराडे लॉ में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है, अगर मैं सेकेंडरी साइड की बात करता हूँ तो ये होगा कि Vs बराबर होगा Ns डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये फार्मूला है हमारे पास, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना हमारे पास फ्लक्स, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि EMF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये मैंने लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि जितना हमारे पास फ्लक्स में चेंज आएगा उतने हमारे पास EMF इंड्यूस होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे EMF को मैंने V से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट होगा हमारे पास कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज होगा, उतने हमारे पास EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। और ये फिर N क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है। ये जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को हमने 1 दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं जनरलाइज करता हूँ तो फिर इसको मैंने नंबर ऑफ टर्न्स मस्ट लिखना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर मैं जो है सेकेंडरी साइड पे लिखता हूँ तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, Vs और Ns, और यहाँ पे हमारे पास Vs और Ns। लेकिन अगर हमारे पास ये प्राइमरी साइड पे है, प्राइमरी कॉइल का मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर हमने जस्ट S की जगह P लिखना होगा। तो यहाँ पे इससे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ कि Vs इज इक्वल टू Ns डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये सेकेंडरी साइड की तरफ बात, इस सेकेंडरी साइड की बात मैं कर रहा हूँ, उसकी कायल की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली प्राइमरी कायल के लिए फिर क्या होगा, यही फार्मूला होगा कि Vp इज इक्वल टू Np
इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इज इट क्लियर? एन पी और यहाँ पे वी पी। इज इट क्लियर? चूंकि हम प्राइमरी कॉइल की बात करते हैं, नाउ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड करते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड करते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाई एन पी इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, दोनों सेम है ना, तो कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। तो देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए ना, ये इसका क्या है, हमारे पास प्रूफ है। तो जब भी आपने जो है नंबर ऑफ टर्न्स या टर्न रेशो और वोल्टेज रेशो का आपस में जो है लिंक लिखना होगा या इक्वेशन लिखना होगा, तो आपने इस तरह लिखना है कि वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। मतलब जहाँ पे आपने सेकेंडरी वोल्टेज को अगर ऊपर लिखना है, तो वहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल को ही ऊपर लिखना होगा। सिमिलरली प्राइमरी यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी के नीचे। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल है, वोल्टेज सेकेंडरी का ऊपर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी ऊपर होंगे, वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का नीचे होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी नीचे होगा, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। सिमिलरली अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स का जो है या वोल्टेज का जो है करंट के साथ जो है लिंक जो है वो फाइंड आउट करना है, ये 10th क्लास में नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपने जहन में रखना है इसको। अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम जो है यहाँ पे वोल्टेज, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मैंने इसका रिलेशन देखा है। अब यहाँ पे वोल्टेज का हम करंट के साथ लिंक जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना हमारे पास इनपुट पावर होता है उतना ही हमारे पास आउटपुट पावर होता है। असल में थोड़ी जो है इसमें कमी बेशी आ जाती है, लेकिन हम आइडियल केस लेते हैं तो उसमें हमारे पास इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू द आउटपुट पावर। मतलब कि जितना इनपुट पावर होता है ट्रांसफार्मर उसको क्या कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है आउटपुट को उतना ही। इज इट क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है कि पी इन इज इक्वल टू पी आउट। या आपने कंसीडर रखना है कि यहाँ पे हम आइडियल ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो पी पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर हमने लिखा है, पढ़ा है, P इज इक्वल टू आई वी। चैप्टर नंबर इससे पहले वाला जो हमारे पास चैप्टर था यूनिट नंबर 14 में हमने उसको डिस्कस किया हुआ है कि पावर इज इक्वल टू आई वी। अब देखो P इन है, तो इन हमारे पास क्या है, प्राइमरी साइड है ना, इनपुट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, I की जगह IP और V की जगह VP में लिखूंगा। सिमिलरली P आउट, I की जगह, चूंकि आउटपुट हमारे पास सेकेंडरी है, तो I की जगह IS और V की जगह VS। इज इट क्लियर? अब IP VP इज इक्वल टू IS VS आ गया। अब चूंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं VS डिवाइडेड बाई VP, तो हम क्या करते हैं, VP और IS को दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं, मींस डिवाइडिंग बाय VP IS ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IP VP डिवाइडेड बाई VP IS इज इक्वल टू IS VS डिवाइडेड बाई VP IS। अब देखो यहाँ पे जो कैंसलेशन होती है उसको कैंसिल कर ले, यहाँ पे VP VP के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे IS IS के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि VS डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई IS। तो यहाँ पे करंट का उल्टा है, यहाँ पे देखो सेकेंडरी वोल्टेज ऊपर है लेकिन सेकेंडरी करंट नीचे है, यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज नीचे लेकिन वहाँ पे प्राइमरी करंट का जो है वो ऊपर है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, वोल्टेज ऊपर है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ऊपर है। यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज नीचे है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी नीचे, लेकिन इस केस में जो है दोनों उलट है। इज इट क्लियर? तो ये जो है हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, एक ये हो गया और एक ये वाला इक्वेशन हो गया कि अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ लिंक जो है वो फाइंड आउट करना या रिलेशन देखना है तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, और अगर आपने करंट के साथ जो इसका रिलेशन देखना है तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगा। दोनों पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इस तरह आ जाते हैं कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होता है और सेकेंडरी वोल्टेज गिवन होता है, हमसे प्राइमरी वोल्टेज मांगा जाता है। मतलब कि 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें आपको 3 गिवन होंगे, एक आपने फाइंड आउट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि 3 आपको गिवन होंगे, एक आपने फाइंड आउट करना होगा। सो ये न्यूमेरिकल्स के लिए जो ये दोनों फार्मूले आपने जहन में रखने होंगे। यहाँ पे हमने याद रखना होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर यही है कि इससे हम पावर जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफार्म करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने पावर स्टेशन से जो है वो पावर को ट्रांसफार्म करना होता है, जहाँ पे पावर स्टेशन में वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है जबकि करंट को डिक्रीज़ किया जाता है। जबकि हमारे पास जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें क्या हो जाता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है लेकिन करंट को इंक्रीज़ करता है। ये आपने जहन में रखना होगा। मतलब ये हुआ कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें वोल्टेज इंक्रीज होता है लेकिन करंट डिक्रीज होता है।
ठीक है। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इसमें वोल्टेज डिक्रीज होता है लेकिन करंट इंक्रीज। इसलिए हमने डिफिनीशन में लिखा था कि ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो हमारे लिए करंट और वोल्टेज लेवल को या तो इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज। तो हमने वोल्टेज की बात तो कर ली लेकिन करंट की बात नहीं की। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा इस फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें ना, ये P = IV, ठीक है। तो अगर मैं पावर को कांस्टेंट रख दूं तो I को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये चलो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, P = IV, ठीक है। तो अगर मैंने वोल्टेज और करंट का आपस में लिंक देखना है तो इसको नीचे डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा P/I = V या V = P/I, ठीक है। अगर मैं P को कांस्टेंट रख दूं, पावर, चूंकि यहाँ पे हमने बात की ना कि पावर हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, दोनों साइड पे सेम होगा। तो इसको जब मैं कांस्टेंट रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा कि V = अगर P को मैं कांस्टेंट कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट और डिवाइडेड बाई I। अब देखो कांस्टेंट और इक्वल साइन दोनों हम किस चीज में चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में। तो हमारे पास आ जाएगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/I। अब देखो वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन किस तरह का, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा और अगर दूसरा इंक्रीज होगा तो पहला वाला डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर करंट इंक्रीज है तो फिर वहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज होगा और अगर करंट डिक्रीज है तो वहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो ये हम अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप में हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज इंक्रीज है तो फिर करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपने ध्यान में रखना है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देखें तो यहाँ पे ये वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, डिक्रीज 220 पे ला रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास करंट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे इस रिलेशन से हमें पता चल जाता है कि बोथ आर इनवर्सली रिलेशन टू ईच अदर। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है लेकिन करंट को डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को तो डिक्रीज करता है लेकिन फिर करंट को क्या कर देता है, वो करंट को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें। अगर आपने इस न्यूमेरिकल्स का जो है या ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखे हुए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके हम मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।